भारतीय संसद यानी दुनिया के सबसे बड़े, सबसे जीवंत लोकतंत्र का सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट और कुछ नहीं, एक कमाल का मिक्सचर है पॉलिटिक्स और मैथमेटिक्स का। और ये पूरी मैथमेटिक्स या यूं समझ लीजिए कि अंक गणित घूमती है एक मैजिकल नंबर के इर्द गिर्द, और वो है 272 का नंबर, यानी बहुमत का वो जादुई आंकड़ा जिस पर टिकी होती है हर पार्टी, हर नेता की नजरें। 272 प्लस या 272 माइनस, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत को तय करता है। और मैजिकल नंबर की इसी मैथमेटिक्स से तय होती है संसद के अंदर की गणित, संसद के अंदर की पॉलिटिक्स। बीते 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले वाली कैटेगरी में थी, यानी 272 प्लस वाली कैटेगरी, 2014-2019। तो उसके लिए कहा जा सकता है कि डिस्टिंक्शन के साथ थी। और इस बार वो लगातार तीसरी बार सत्ता में तो आई, लेकिन ग्रेस मार्क्स के साथ आई। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनमत की इसी बदली हुई गणित के बीच सरकार चलाने उतरेंगे, तो बदली हुई संसद सबका कड़ा एग्जाम लेती नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर, राजनीति का वो एपिसोड, राजनीति का वो गलियारों से जुड़ा हुआ शो जहां खबरों के हर पहलू से आपको हम रूबरू कराते हैं, परतों में लिपटी सियासत की सच्चाई बताते हैं और आपको सियासत का हर वो एंगल समझाते हैं जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप देश को और उसके नाम पर हो रही सियासत को बखूबी समझ सकें। लेकिन आज मैं जिस पहलू को डिकोड करने जा रही हूं वो सियासी कम संवैधानिक ज्यादा है, क्योंकि आज मैं बात करूंगी देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा की और लोकसभा स्पीकर की। वैसे जब लोकसभा का जिक्र होता है तो आपके जहन में क्या तस्वीरें आती हैं? हर एक हिंदुस्तान के आदमी, हर एक आम हिंदुस्तानी के मन में ये शब्द जब आता है तो आपके जहन में आता होगा कि पक्ष विपक्ष, शोर शराबा और वो संसद की वो तस्वीरें जिसमें आरोप प्रत्यारोप हो रहा है और लड़ाई झगड़े जिस तरीके से पिछले कुछ समय में देखा गया है कि आपसी खींचतान, वॉकआउट देखते हुए दिखा है, यानी कि सियासी घमासान उसको बेहतर शब्दों में कहें। और बीच बीच में इसी घमासान के बीच गूंजती एक गंभीर आवाज, वो आवाज जो हिदायतें देती है, सांसदों को उनकी जगह और जिम्मेदारी का एहसास दिलाती हैं और तय कराती हैं कि जनता के पैसों से चलने वाला ये सदन बेहतर तरीके से चलने के लिए उन सभी सांसदों से उम्मीद करता है। जीवी मावलंकर से लेकर ओम बिरला तक ऐसी कई आवाजें देश की सबसे बड़ी पंचायत को संभाल चुकी हैं। लेकिन अब कौन? ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और शायद अब कुछ ही घंटों बाद ये तस्वीर साफ भी हो जाएगी। और इसी सवाल की वजह है कि इस बार जनादेश अलग तरीके का है। इसीलिए शायद स्पीकर को लेकर जो हंगामा है, जिसके लिए कह सकते हैं कि इतना हंगामा क्यों है, स्पीकर कौन होगा, क्योंकि जनादेश और जिस आंकड़े की हम बात कर रहे थे वो बदले हुए हैं। दरअसल बीते 2 लोकसभाओं में जिस विपक्ष की हैसियत इतनी भी नहीं थी कि वो ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन तक की दावेदारी कर सके, वो इस बार इतना मजबूत होकर उभरा है कि वो बीच बीच में सरकार बनाने तक का दावा ठोक देता है। तो वहीं एनडीए इस बार भी क्लियर मेजॉरिटी में तो है, लेकिन ये मेजॉरिटी इतनी भी क्लियर नहीं है कि बीजेपी पूरी क्लैरिटी के साथ पहले की तरह सरकार चला सके। और उसकी वजह है उसकी अपनी अंकगणित। जाहिर है बदली हुई मैथमेटिक्स में बीजेपी का जो सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है, वाली पंच लाइन जो है, उसका जबरदस्त टेस्ट होने वाला है। क्योंकि अगर सरकार चलानी है तो सबका साथ सबका विकास भर ही नहीं, सबका विश्वास भी लेना होगा, खासकर अपने सहयोगियों का। इस बार एनडीए में जो 2 सबसे अहम सहयोगी हैं वो हैं चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी से हैं और जिसके पास कुल 16 लोकसभा सीटें हैं। तो दूसरे नंबर पर है नीतीश कुमार जो जेडीयू से हैं, जिनके पास 12 लोकसभा सीटें हैं। और इन आंकड़ों से साफ है कि मौजूदा सरकार ही नहीं, संसद में भी इन दोनों का रोल बेहद क्रूशियल होने वाला है। अब वैसे होता ये आया है आज तक कि अगर किसी, या खास तौर पर अगर पिछले 2 बार की बात करें तो अगर किसी पार्टी या गठबंधन के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो स्पीकर को सर्वसम्मति से ही चुन लिया जाता है।
जैसे पिछली बार हुआ था। उसके लिए चुनाव कराने की नौबत नहीं आती। लेकिन इस बार हालात, आंकड़े, अंकगणित, गणित सब कुछ बदला हुआ है और इन्हीं बदलते हालातों के बीच विपक्ष एनडीए के साथ अपनी ताकत को भी टेस्ट कराने की तैयारी में है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने मन बना लिया है कि भले ही उसके पास पूरे नंबर ना हो, लेकिन 240 तो हैं और अगर 240 हैं तो स्पीकर भी उनका ही होगा। एनडीए के पास तो पूरा आंकड़ा है, इसलिए स्पीकर तो भारतीय जनता पार्टी अपना ही आगे रखना चाहती है। डिप्टी स्पीकर भी एनडीए की तरफ से होगा। एनडीए का डिप्टी स्पीकर बनाने की बात है। एक बार आपको यहां बता दूं कि पिछली बार डिप्टी स्पीकर नहीं था। 2014 में डिप्टी स्पीकर थे, लेकिन 2019 में जब बीजेपी के पास 303 का आंकड़ा था तब डिप्टी स्पीकर नहीं था। तो अब बात 18वीं लोकसभा की। तो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में ही घमासान होता नजर आ रहा है, पहले से ही तय लग रहा है। लेकिन घमासान सिर्फ पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं है, खींचतान तो एनडीए के भीतर भी है। अब बात है कि फिलहाल तो एनडीए के साथ दल स्पीकर को लेकर एकजुट नजर आ रहे हैं, जबकि विपक्ष भी चुनाव का दांव चल रहा है। इस एकजुटता को टेस्ट करना चाहता है, इसीलिए अलग अलग रणनीति के साथ आ रहा है और इस बार जो निर्विरोध चुनने की जो तरीका है उस पर दावा ठोक रहा है कि ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन इस संवैधानिक पद पर सियासत की एक वजह है और वो है स्पीकर की अहमियत का। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि स्पीकर कोई आम सांसद नहीं होता, वो लोकसभा का गार्जियन होता है और लोकसभा उसकी जिम्मेदारी होती है। संविधान ने अपने आर्टिकल 93 के जरिए लोकसभा चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर को सौंपी है। वही सेशन की मीटिंग्स में चर्चा का एजेंडा तय करते हैं और संसद अनुशासित रहे और हो हंगामे की जगह काम हो, ये भी बहुत कुछ स्पीकर पर ही डिपेंड करता है। वो चाहे तो हंगामा करने वाले सांसदों को सस्पेंड कर उन्हें सजा भी दे सकता है और इसके अलावा जो उसके पास दूसरे सबसे बड़ी ताकत है वो उसे मिलती है सांसदों की योग्यता और अयोग्यता का फैसला करने की। यही नहीं, कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जैसे कि नो वर्क मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अब ये भी स्पीकर की मर्जी से के बिना नहीं लिया जा सकता। साथ ही कोई बिल, मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला भी स्पीकर करता है। ये हुए स्पीकर के वो काम जो सीधे सीधे सरकार और सदन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए मैं इन सभी पहलुओं को विस्तार से आपको समझाऊं, लेकिन उससे पहले जरा नजर डालते हैं हिस्ट्री पर। देश के गठबंधन की सरकार बनाने का चलन, जो सरकार बनने के चलन यूं तो 1989 से शुरू होता है, जब राजीव गांधी की सरकार गिरने के बाद वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन गठबंधन के साथ सरकार चलाने का जो क्रेडिट जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने 1997 में एनडीए का गठन किया और उसके बाद 3 बार गठबंधन की सरकारें चलाई। 1998 में जब उन्होंने सरकार बनाई तो टीडीपी के जीएमसी बालयोगी को स्पीकर बनाया गया और इस तरह 1999 से 2004 तक, यानी 1999 से 2004 तक जब तीसरी बार उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई तो स्पीकर बने शिवसेना के मनोहर जोशी। गठबंधन की सरकारों में स्पीकर का जो पद है सहयोगियों को देने की ये परंपरा कांग्रेस ने भी निभाई और 2004 में यूपीए सरकार के दौरान स्पीकर बने लेफ्ट के सोमनाथ चटर्जी। अब इस बार बीजेपी के पास अकेले दम पर बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि ऐसा नहीं होगा। लगता तो नहीं कि बीजेपी स्पीकर पद को लेकर कोई भी रिस्क लेगी। अब ऐसे में उसकी वजह है स्पीकर की ताकत और उसकी अहमियत का। स्पीकर किसी सरकार के लिए कितना क्रूशियल हो सकता है, यह दिखा था 17 अप्रैल 1999 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 1 वोट से गिर गई थी। उस वक्त भी बीजेपी ने एआईडीएमके और टीडीपी के सपोर्ट से सरकार बनाई थी। तब एनडीए की तरफ से टीडीपी के जीएमसी बालयोगी को स्पीकर बनाया गया, लेकिन 13 महीनों के अंदर ही जयललिता ने अपना मन बदल लिया था। वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया उन्होंने। और इसके बाद क्या हुआ जो बेहद महत्वपूर्ण है, इसके बाद केआर नारायणन जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने वाजपेयी सरकार से कहा कि भाई
बजट पास कराने से पहले सदन में विश्वास मत साबित करना होगा और इसके बाद सरकार ने विश्वास प्रस्ताव पेश भी किया और 17 अप्रैल 1999 को सरकार एक कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग करवाई गई। लेकिन उस वक्त एनडीए के ही स्पीकर जीएमसी बालयोगी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी खुद अटल बिहारी वाजपेयी को कभी भी उम्मीद न थी। हुआ यूं कि बालयोगी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग को वोट देने की मंजूरी दे दी। दरअसल जो गोमांग करीब 3 महीने पहले फरवरी में ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता से तब तक इस्तीफा नहीं दिया था। ऐसे में वो विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कर सकते हैं या नहीं, ये फैसला स्पीकर बालयोगी को लेना था। लेकिन बालयोगी ने फैसला उनके फेवर में दिया और उन्हें अलाउ किया कि आप वोटिंग कर सकते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई सिटिंग जो सीएम है वो संसद में वोटिंग करने पहुंचा था। गोमांग ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट दिया और उनकी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्ले सरकार के फेवर में 269 तो विरोध में 270 वोट दिखा रहा था और इस तरह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार कोई सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। I called on the President to submit the resignation of the Council of Ministers. The President accepted the resignation and asked me to continue till alternative arrangements are made. अब स्पीकर के तौर पर बालयोगी वो रूलिंग नहीं देते तो शायद वो सरकार नहीं गिरती और ये सरकार गिरने का क्लासिक एग्जाम्पल है, या यूं कहें कि स्पीकर की ताकत, स्पीकर क्या फैसले ले सकता है, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि स्पीकर क्या क्या कर सकता है। यानी ऐसी सिचुएशन में जब भी किसी दल के पास सदन में क्लियर मेजॉरिटी ना हो तो स्पीकर का रोल और भी अहम हो जाता है, खासकर जब दल बदल या तोड़फोड़ जैसी सिचुएशन। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब गठबंधन होता है तो उसे तोड़ने या कमजोर करने की कोशिश भी होती है, निरंतर चलती रहती है, बयानों से, तौर तरीकों से, स्ट्रैटेजी से, रणनीति से। नंबर्स को ऊपर नीचे लाने जाने इस तमाम तरीके के प्रयास भी होते हैं और इस बार भी इसकी आशंका पूरी है। छोटे छोटे सांसदों वाली पार्टियां या तो टूटकर बड़े दलों में मिल जाएं या सांसद ही पाला बदल लें। इस तरह की सिचुएशन होती आई हैं और आगे भी होती नजर आ रही है, इसकी आशंकाएं हैं। हालांकि इसे रोकने के लिए एक नियम है। राजीव गांधी की सरकार 1985 में इसके लिए ही दल बदल कानून लेकर आई थी ताकि ये आवाजाही रोकी जा सके। लेकिन यही दल बदल कानून स्पीकर को शक्तिमान बना देता है। वो चाहे तो दल बदलने वाले सांसदों को अयोग्य ठहरा सकता है और चाहे तो उन्हें अलाउ कर सकता है। वो चाहे तो दल बदल या पार्टी को टूटने से रोक भी सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दल बदल कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीमित अधिकार ही है। ऐसे मामले में स्पीकर का रोल कितना अहम है, इसे समझने के लिए भी उसके पीछे जाते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीते कुछ सालों में महाराष्ट्र में जो हुआ वो स्पीकर की ताकत को बखूबी बताता है। उसकी अहमियत बताने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है कि किस तरीके से स्पीकर की अहमियत होती है जब दल बदल जैसी सिचुएशन हो। दरअसल 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी थी, लेकिन सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज उद्धव ठाकरे आ गए महाविकास अघाड़ी के साथ और सीएम बन गए वहां पर। यहां तक मामला सही था, लेकिन जून 2022 में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 16 विधायकों ने बगावत कर दी। बाद में बागी विधायकों के जो नंबर तो बढ़ गए और टोटल आंकड़ा 40 तक पहुंच गया। हालांकि शुरुआत बागी विधायकों की संख्या कुल सदस्यों की 2/3 नहीं थी। ऐसे में उन पर अयोग्यता की तलवार लटकी। लेकिन
स्पीकर राहुल नावरेकर ने फैसला सुनाया एकनाथ शिंदे के पक्ष में, और महाराष्ट्र में आज भी एकनाथ शिंदे की सरकार चल रही है। उन्हीं की अगुवाई में महायुति की सरकार चल रही है। ये स्पीकर की ताकत और उसकी अहमियत का सबसे बड़ा और जीता जागता एग्जाम्पल है। और यही नहीं, स्पीकर से उम्मीद की जाती है कि वो सरकार की मदद करेगा। अब स्पीकर सरकार की कैसे मदद कर सकता है, ये भी समझते हैं। सबसे पहले ये कि वो विपक्ष की गैर जरूरी मांगों को खारिज कर सकता है, जैसे कि काम रोको प्रस्ताव या किसी ऐसे मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग जिसे लेकर सरकार कंफर्टेबल ना हो। इसके अलावा वो कई ऐसी बातों को कार्यवाही से हटा सकता है जो सदन की गरिमा और मर्यादा के हिसाब से ठीक ना हो। लेकिन कई बार स्पीकर विरोध करने वाले सांसदों की ऐसी बातों को भी कार्यवाही से हटा देते हैं जो अगर ऑन रिकॉर्ड हो तो आगे सरकार की फजीयत करा सकती है। यही नहीं, स्पीकर सदन में कामकाज में बाधा डालने वाले सांसदों को सस्पेंड कर सकता है, जो कि पिछली बार आपने देखा, कुछ घंटों के लिए या फिर पूरे सेशन के लिए, कुछ दिनों के लिए, हफ्ते भर के लिए। और आपको याद ही होगा जब दिसंबर 2023 में एक साथ विपक्ष के 78 सांसदों को संसद से सस्पेंड कर दिया गया था और सरकार ने उनकी गैर हाजिरी में ही कई इंपॉर्टेंट बिल्स को पेश किया, उसे पास भी करा लिया। ये तो हुई एक बात, लेकिन स्पीकर कुछ बड़ी पॉलिसी वाले मामले, जो पॉलिसी बेस्ड मामले होते हैं, उसमें भी सरकार की सीधी मदद कर सकता है। जैसे वो तय कर सकता है कि कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल साधारण बिल है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर स्पीकर किस बिल को मनी बिल घोषित कर भी दे तो इससे सरकार को क्या फायदा हो सकता है। अब इसके लिए समझना जरूरी है कि मनी बिल आखिर है क्या। ये बेसिकली वो बिल होते हैं जो राजस्व और खर्च से जुड़े होते हैं या तो फाइनेंशियल मुद्दों से जुड़े हों। ऐसे बिल पर राज्यसभा के पास कराने को खास कुछ नहीं बचता, क्योंकि वहां मनी बिल पर चर्चा होती भी हो सकती है, लेकिन उस पर कोई वोटिंग नहीं हो सकती। यानी मनी बिल को पास कराने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास होता है। और हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कुछ ऐसा है कि सरकारों के पास लोकसभा में तो नंबर्स होते हैं, लेकिन राज्यसभा में उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं होता। हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। और ऐसे में अगर स्पीकर किसी बिल को मनी बिल मान लेता है तो सरकारों के लिए राज्यसभा में बिल पास कराने की टेंशन ही खत्म हो जाती है। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। क्या हुआ सितंबर 2020 में मोदी सरकार ने संसद में 3 कृषि सुधार बिल पेश किए। स्पीकर ने इन तीनों बिलों को मनी बिल मान लिया। ऐसे में सरकार ने आसानी से लोकसभा में बिल पास करवाकर इन्हें कानून बना दिया था। अब स्पीकर सरकार की हेल्प और कैसे कर सकता है? जैसा अभी एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने रखा, ठीक वैसे ही और किस तरह की मदद हो सकती है, और इसके लिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। 8 जुलाई 2008 को देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी और इस गठबंधन सरकार लेफ्ट का भी सपोर्ट इनको दिया गया था। लेफ्ट का सपोर्ट इनके पास था और स्पीकर थे सीपीआई के सोमनाथ चटर्जी। लेकिन परमाणु समझौते के मुद्दे पर सीपीआई ने कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब सोमनाथ चटर्जी को भी उनकी पार्टी ने कहा कि भाई, जब हमने ही समर्थन वापस ले लिया है तो आप भी अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन चटर्जी ने साफ इनकार कर दिया। इसी बीच सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया। चर्चा के दौरान सदन में नोटों की गड्डियां लहराई गईं और इन सांसदों ने आरोप लगाया कि ये पैसे उन्हें सरकार के फेवर में वोटिंग के लिए दिए गए। अब ऐसे में स्पीकर चाहते तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग रोक सकते थे, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने ऐसा नहीं किया और वोटिंग को परमिशन दे दी। बाद में मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। यानी एक तरफ जहां एनडीए के ही एक स्पीकर की वजह से एनडीए की सरकार गिर गई थी, आपको याद होगा एग्जाम्पल दिया था, तो वहीं सियासी विरोध होते हुए भी सोमनाथ चटर्जी ने बतौर स्पीकर मनमोहन सिंह की सरकार को बचा लिया, सेफ किया। ये स्पीकर और उसकी अहमियत की बात आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर रख रहे हैं। लेकिन अब बात डिप्टी स्पीकर की, क्योंकि मजबूत विपक्ष इस बार डिप्टी स्पीकर पद की
मांग कर रहा है, जो मजबूत, क्योंकि अब इस बार विपक्ष का आंकड़ा बड़ा है, तो विपक्ष कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर की हमारा होगा, उसकी मांग रखी है। विपक्ष की दलील है कि आमतौर पर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है और ऐसे में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आसानी से एनडीए का स्पीकर भी नहीं बनने देगा। ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि स्पीकर तो ठीक, ये डिप्टी स्पीकर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? दरअसल डिप्टी स्पीकर लोकसभा में स्पीकर का उत्तराधिकारी होता है। संविधान के आर्टिकल 95 के मुताबिक अगर संसद में स्पीकर मौजूद ना हो तो उसकी गैर हाजिरी में लोकसभा चलाने का पूरा जिम्मा डिप्टी स्पीकर के पास होता है और उस दौरान स्पीकर की पूरी ताकत उसके पास आ जाती है और वो स्पीकर की ही तरह फैसले ले सकता है, सांसदों को सस्पेंड कर सकता है और लेटेस्ट अगर सपोज किया जाए अगर तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो तो जाहिर सी बात है कि वो सत्ता पक्ष के सांसदों को भी सस्पेंड कर सकता है। मुझे पता है आप सुनते सुनते इमेजिन कर रहे होंगे कि इस बार क्या कुछ हो सकता है अगर ऐसा हुआ, और इसके अलावा वो कई पार्लियामेंट्री कमिटीज का प्रेसिडेंट भी होता है, यानी कमेटी का हेड भी होता है। यानी मान लीजिए अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष का बन गया तो जब जब वो आसन पर होगा तब तब वो सरकार को अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। वो विपक्ष की ऐसी मांगों को भी मंजूर कर सकता है जो सरकार न चाहती हो, लेकिन चूंकि वो स्पीकर की कुर्सी पर होगा इसलिए सरकार के सामने उसके फैसले को मानने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। इसलिए विपक्ष किसी भी तरह डिप्टी स्पीकर अपना बनवाना चाहता है, लेकिन सदन की अंकगणित कुछ ऐसी है कि एनडीए भी इस पोस्ट को लेकर कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है और ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि इस पोस्ट पर भी या तो उसका ही कब्जा हो या फिर पोस्ट एनडीए के खाते में चली जाए, सहयोगी दल को मिल जाए। हालांकि अब संसद सत्र करीब है और जानकारी के मुताबिक 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून यानी कुछ 48 घंटों में है और शुरू होने वाला है, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। और इससे पहले 2 दिन यानी 24 और 25 को प्रोटेम स्पीकर सांसदों की शपथ दिलाएंगे, जबकि 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा और स्पीकर चुने जाने के बाद 27 जून को राष्ट्रपति को अभिभाषण देना होगा, जिसमें वो संसद के दोनों सदनों में उनको एक साथ संबोधित करेंगे। और इसी के साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का फैसला भी इसी सत्र में हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रही हूं कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नंबर्स का गेम है, 272 प्लस या 272 माइनस, और इस बार जो नंबर्स हैं वो इस मैजिकल लाइन के आसपास ही है। पलड़ा कभी भी किधर भी झुक सकता है और सत्ता के इस तराजू को साधना, जहां विपक्ष का पलड़ा भी हल्का नहीं है, बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे सिर्फ विपक्ष को ही नहीं अपनों को भी साधना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते जिक्र बीजेपी के दिग्गज नेता और भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे लाल कृष्ण आडवाणी का। आडवाणी जी ने एक बार ये कहा था, आडवाणी ने सीख देते हुए कहा था कि संसदीय कार्य मंत्री भले ही सरकार का हिस्सा हो, लेकिन बेहतर है कि वो इधर वाली नहीं उधर वाली यानी विपक्ष वाली बेंच पर बैठे, ताकि वो विपक्ष के मुद्दों को सुन और समझ ही नहीं सुलझा भी सके। उसे विपक्ष के बीच ऐसा रहना चाहिए ताकि विपक्ष को भी लगे कि सरकार में उसकी भी कोई हिस्सेदारी है। गठबंधन सरकारों में सत्ता के डावाडोल तराजू को साधने का ये उनका अपना एक नजरिया था, लेकिन कोइंसिडेंस कुछ ऐसा रहा कि अटल और आडवाणी एरा के बाद जब बीजेपी सत्ता में लौटी तो कुछ ऐसा लौटी कि बहुमत की जरूरत ताकत के आगे उसे ना तो तराजू की जरूरत पड़ी और ना ही संतुलन की। लेकिन अब हालात कुछ और हैं, तो क्या पता बदली हुई बीजेपी की नजर एक बार फिर अपने सीनियर लीडर की सलाह पर चल ली जाए, जो फिलहाल मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा है। हालांकि बात तो यह भी है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में कई बार इस बात का जिक्र तो कर चुके हैं, लेकिन शायद भाजपा ने अभी तक इस पर अमल नहीं किया है। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और नए चर्चा के साथ, किसी और पॉलिटिकल मुद्दे के साथ।